नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट विजन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं रश्मि गुप्ता आपके विषय बायो के साथ एक बार फिर से। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको पिछले वीडियो दे रखे हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे और आप उनको रिवीजन करते जा रहे होंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? हमने प्लास्टिड के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा था, प्लास्टिड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। प्लास्टिड के मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से? पहला मैंने बताया था आपको अवर्णी लवक, दूसरा हरित लवक और तीसरा क्या होता है आपका? तीसरा होता है वर्णी लवक। तो जो अवर्णी लवक होता है उसको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो आज हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसका शेप एंड साइज पढ़ेंगे, उसका पोजीशन पढ़ेंगे कि कोशिका में किस स्थान पर ये पाया जाता है और किन कोशिकाओं में किन पौधों में होता है। और दूसरा क्या पढ़ेंगे? इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी, किन्होंने खोजा, किन्होंने नाम दिया, उसकी पोजीशन पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट किन पौधों में पाए जाते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं, और शेप एंड साइज, स्ट्रक्चर, इसकी संरचना, केमिकल कंपोजिशन, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग के वर्णक होते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो हम टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट के वर्ग पढ़ेंगे कि इसका क्या काम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या? आपका ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट पढ़ने के पहले एक बार मैं आपको प्लास्टिड आपको रिवाइज करवा देती हूँ, फिर से एक बार आपको बता देती हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आपके प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अवर्णी लवक और आपका हरित लवक। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज हरित लवक के बारे में। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है आपका, ये मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बाद बताने वाली हूँ। पहले हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड की खोजकर्ता कौन है? मैं आपको बता चुकी हूँ। प्लास्टिड की खोजकर्ता है हेकल। उन्होंने 1865 में प्लास्टिड की खोज की थी और 1885 में शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने प्लास्टिड शब्द का प्रयोग किया था। लवक शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? 1885 में हेकल नामक वैज्ञानिक ने। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो आइए पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक। हरित लवक की खोज किन्होंने की? डिस्कवरी। पहला पॉइंट आपका क्या? डिस्कवरी। हरित लवक की खोज किन्होंने की? हरित लवक की खोज शिम्पर ने की 1885 ईस्वी में। किन्होंने की? शिम्पर ने। बोलते जाइए मेरे साथ, किन्होंने की? शिम्पर ने की। शिम्पर 1885 ये आपके क्लोरोप्लास्ट की खोज करता है। एंड आप इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में पुटअप किया जा सकता है। हरित लवक जो आपका कोशिका का जो हरित लवक है, ये जो कोशिकांग है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। शिम्पर ने हरित लवक की खोज की 1885 में की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन। हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं? जो हरित लवक होते हैं वो कोशिका में होते हैं। किनमें? कोशिका में होते हैं और उन स्थानों पर होते हैं, कोशिका में होते हैं और उसमें कहा मतलब सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि जो हरित लवक है वो पादपों में पाए जाते हैं, जंतुओं में नहीं पाए जाते। किन में पाए जाते हैं? पादपों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हम जंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। हमारे अंदर भोजन बनाने की विधियां नहीं होती हैं। हमारे अंदर की जो प्रोसेस है वो उसमें भोजन निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण नहीं करते जबकि भोजन को बनाते हैं। तो जो भोजन को बनाने का जो ऑर्गन होता है वो कौन होता है? हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है किनमें पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। और पादपों में भी कहाँ पे पाया जाता है? उन स्थानों पर पाया जाता है जो हरे भाग है ना, पादपों के जो हरे भाग आपको दिखते हैं वहां पर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जैसे कि आपकी पत्तियां हो गई है ना, जैसे कि आपकी पत्तियां हो गई, हरे तने हो गए। कुछ पौधे जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, तो वो क्या हो गए? वहां पे जो उनके हरे तने होते हैं वहां पर क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि हरे भागों में इसलिए क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो हरे रंग का होता है। तो वो भाग हमको हरे दिखाई देते हैं। तो जाहिर सी बात है जो हरे भाग दिखाई देते हैं वहां पर क्या विद्यमान है? वहां पे हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? पोजीशन हो गया। अब हम शेप एंड साइज की बात करते हैं। तो जो आपका हरित लवक होता है वो कैसा होता है? लगभग ऐसा रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये थैलियां होती हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और डबल लेयर्ड होता है। कैसा होता है? डबल लेयर्ड। ये तो सिंगल लेयर्ड हो गई और ये मैंने एक डबल लेयर्ड बना दी, ये अंदर एक और झिल्ली बना दी।
आप इसको भी देखते चलिएगा कि मैं किस तरह से स्ट्रक्चर बनाती हूँ। इससे क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर को बनाने में क्या करते हैं, घबराहट सी महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सुंदर नहीं बनता, हमको ड्राइंग नहीं आती है। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपको ड्राइंग आती है या नहीं आती है, स्ट्रक्चर किस तरह से बनाना चाहिए। जब आप इसके एक स्ट्रक्चर को समझ लेंगे तो आपको खुद में खुद बनाना आ जाएगा, आपको खुद में खुद बनाना आ जाएगा। इसलिए आप मेरे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा करिए कि मैं कहाँ से स्टार्ट करती हूँ और कहाँ पे इसको खत्म करती हूँ। हाँ, तो मैंने क्या बताया कि सिंगल लेयर, ये आपकी पहली लेयर हो गई और ये आपकी दूसरी लेयर हो गई, तो ये डबल लेयर होती है। और एक लेयर की जो मोटाई होती है, ये जो एक झिल्ली पाई जा रही है, इसकी मोटाई होती है लगभग कितनी, 50 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 50 एंगस्ट्रॉम। मैंने आपको बताया था कि एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1/10 माइक्रोमीटर, 1/10 माइक्रोमीटर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हरित लवक की आपकी जो झिल्ली है इसकी मोटाई कितनी होती है, 50 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद ये जो हरित लवक है इसके अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, इस द्रव्य को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। ये जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में हरित लवक का अपना डीएनए पाया जाता है, अपना राइबोसोम पाया जाता है। इसके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न कराने में सहायता प्रदान करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो बहुत सारे एंजाइम्स जब मिलकर के कार्य करते हैं तब ये प्रोसेस होती है आपकी। तो ये जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इस स्ट्रोमा में ही पाए जाते हैं। इसी स्ट्रोमा में लैमेली होती हैं, लगभग 10 से 100 लैमेली। लैमेली क्या होती है, लैमेली जो होती है इसी झिल्ली की बनी हुई, जो मैंने आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ाया था उसी मॉडल को फॉलो करते हुए, यानी कि प्रोटीन एंड लिपिड की बनी हुई जो पतली झिल्लियां होती हैं, लगभग कितनी होती हैं, 10 से 100 तक पूरे हरित लवक में ऐसे फैली होती हैं, इस प्रकार से। ऐसे ये दिख रही है, ये मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। ये रहा, ये झिल्लियां पाई जाती हैं, कितनी, लगभग 10 से 100। इनको हम क्या कहते हैं, लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमेली। लैमेली बोलते रहिए, क्योंकि ये वर्ड्स जो होते हैं जितना बोलेंगे उतनी जल्दी आपके माइंड में फिट होते जाएंगे। मेरे साथ साथ बोला करिए, लैमेली। और इसके मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक, ये लैमेली हो गई। अब ये जो 10 से 100 लैमेलियां होती हैं, तो इन लैमेली के बीच बीच में, सभी में नहीं, कुछ के बीच बीच में सिक्कों के ढेर के समान एक रचना पाई जाती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ग्रेनम। ये और ये कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई अलग नहीं होता, यही जो लैमेली की झिल्ली होती है यही ऐसे मुड़ करके बनाती है। ये इस प्रकार से ये बना रही है और ये यहाँ से एक लैमेली निकल गई। समझ में आ गया, ये यहाँ से स्टार्ट हुई एक लैमेली और ये बनाते हुए क्या हुई, ये ऐसे निकल गई और ये आपको सिक्के के ढेर दिख रहे होंगे। तो इस ढेर को हम क्या कहते हैं, ग्रेनम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम। लिखते जाइएगा, ग्रेनम। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, एक सिक्के को उठाते हैं। ये तो सिक्कों के ढेर हो गए, किसी एक सिक्के को अगर हम उठा लेते हैं तो ये जो एक सिक्का होता है इसे हम कहते हैं थैलाकॉइड। क्या कहते हैं, थैलाकॉइड। और जो क्लोरोफिल होता है, जो हरे रंग का वर्णक होता है, वह कहाँ उपस्थित होता है, इसी थैलेकॉइड में पाया जाता है। इस थैलेकॉइड में क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो ये क्लोरोफिल पाया जाता है, दूसरा कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। ये कैरोटीनॉइड्स भी पिगमेंट होते हैं, ये भी वर्णक होते हैं। मैं इसके बाद आपको कैरोटीनॉइड बताऊंगी कि क्या होते हैं। तो ये कैरोटीनॉइड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और जो इसकी आपको लेयर दिख रही है, ये थैलेकॉइड की ये जो लेयर है, ये दिख रही है आपको, इस लेयर में क्वांटासोम स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर, क्वांटासोम। ये रहा। और एक क्वांटासोम में लगभग कितने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। कितने, 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। और यही जो क्लोरोफिल अणु होते हैं, यही सब क्या होते हैं, प्रकाश के अवशोषक होते हैं। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करते हैं और अवशोषण करके क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या बताया मैंने, हरित लवक में क्या क्या संरचना पाई जाती है। एक तो हरित लवक में संरचना पाई जाती है कौन सी, स्ट्रोमा होती है। जो इसका मैट्रिक्स है उसको हम स्ट्रोमा कह देते हैं। दूसरा इसमें क्या पाया जाता है, जो इसमें झिल्लियां विद्यमान है, ये आपको दिख रही है ना, ये झिल्लियां जो इसमें है, तो इन झिल्लियों को हम क्या कहते हैं, लैमेली कहते हैं। जो लैमेली होती है वो ग्रेना का निर्माण करती है। ये रहे ग्रेना, बीच बीच में, सभी में नहीं, ठीक है, सभी में नहीं, ये रहे। ठीक, उसके बाद ये जो ग्रेना है, ग्रेना का जो ढेर है, इस ढेर से एक सिक्के को आप उठा लीजिए, या एक ग्रेना के ढेर से
एक स्ट्रक्चर को अगर आप निकाल लेते हैं तो उसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। थैलाकॉइड में क्या क्या होता है, थैलाकॉइड में क्लोरोफिल होता है, थैलाकॉइड में आपका कैरोटीनॉइड होता है, और इसमें क्या होता है आपका कुछ पायरिनॉइड्स के भी कण होते हैं। पायरिनॉइड्स जो होते हैं वो सभी में नहीं होते, सारे सेल्स में नहीं होते, समस्त पौधों में नहीं होते, कुछ ही पौधों में पाए जाते हैं जो पायरिनॉइड्स के कण होते हैं, जैसे कि नीली हरी शैवाल में, है ना, जो हरे शैवाल होते हैं उनमें पाए जाते हैं, क्योंकि जो पायरिनॉइड्स के कण होते हैं ये प्रोटीन के बने होते हैं और स्टार्च का संग्रह करते हैं। ठीक, तो उसके अब आगे हम बढ़ते हैं। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन यानी कि हरित लवक में स्ट्रक्चर तो मैंने आपको बता दिया कि संरचना क्या क्या पाई जाती है, लेकिन केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या होता है। डीएनए, इसका अपना क्या होता है, डीएनए होता है। इसका अपना क्या होता है, राइबोसोम होता है। ये इसका बहुत बड़ा गुण है। ये जो डीएनए और राइबोसोम होता है यह इसका बहुत ही बड़ा गुण है। ये क्या होता है, ये गुण ये है कि इसे हम कोशा के अंदर कोशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशा के अंदर कोशा नाम दिया गया है। क्यों, क्योंकि डीएनए और राइबोसोम उपस्थित होने के कारण ये हरित लवक से हरित लवक का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे जो कोशिकांग होते हैं, कोशिका में जो कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों में सिर्फ 2 ही कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके पास यह विशेषता पाई जाती है। एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट और दूसरा कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम होता है, जिससे कि वह माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। इसी प्रकार से ये जो आपका हरित लवक होता है, हरित लवक से हरित लवक बन जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोशा के अंदर कोशा कहते हैं। ये अर्ध स्वशासित है, अर्ध स्वशासित, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वशासित होता है, यानी कि इसमें जो इसका कंट्रोलिंग होता है, इसका जो कंट्रोल होता है ये खुद ही करता है। आधा कंट्रोल इसका अपना होता है और बाकी तो जो कोशिका का केंद्रक होता है उसके द्वारा कंट्रोलिंग चलती है। ठीक, तो चलिए डीएनए हो गया, राइबोसोम हो गया, प्रोटीन क्या पाया जाता है, प्रोटीन, एंजाइम्स। ये कौन से एंजाइम्स होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस को करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो एंजाइम्स की उपस्थिति में होती है, तो ये एंजाइम्स होते हैं। उसके बाद और क्या पाए जाते हैं, कुछ इसमें आयंस पे पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया। ठीक, कुछ पायरिनॉइड्स के कण भी पाए जाते हैं, पायरिनॉइड्स। और क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल के कण पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। ये सब आप नोट करते चलेंगे मेरे साथ साथ, ये आप भी नोट करते चलेंगे और इसको याद करते चलेंगे, मेरे साथ दोहराते चलेंगे, जिससे कि आपको माइंड में जल्दी जल्दी फील होता जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिकल स्ट्रक्चर हमने क्लोरोफिल की देख ली। अब हम आते हैं किसमें, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। ये टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, एक मिनट रुकिएगा, हाँ जी, हाँ आ जाए, क्लोरोफिल, PHYLL। ठीक, टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, चलिए आ जाते हैं। जो आपके क्लोरोफिल होते हैं ये हरे रंग के वर्णक होते हैं। क्या होते हैं, हरे रंग के वर्णक होते हैं और इन अलग अलग होते हैं। वैसे तो होते मेनली 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, एक तो होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, लेकिन इसमें क्लोरोफिल सी भी होता है, क्लोरोफिल डी भी होता है, क्लोरोफिल ई भी होता है। यह जो क्लोरोफिल सी, डी और ई है, कुछ शैवालों में बी के स्थान पर पाया जाता है। जो कुछ शैवाल होती हैं उसमें क्लोरोफिल बी ना पाया जा करके उसकी जगह पर क्या पाया जाता है, या तो क्लोरोफिल सी पाया जाएगा, या तो क्लोरोफिल डी पाया जाएगा, या फिर क्लोरोफिल ई पाया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जो आपका क्लोरोफिल है, तो पहला आपका टाइप कौन सा है, क्लोरोफिल ए। ये क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल क्या करते हैं, प्रकाश का अवशोषण करते हैं। प्रकाश का अवशोषण करके क्या करते हैं, हमको जो फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया को में प्रकाश का ही तो महत्वपूर्ण इसमें अंश है, क्योंकि ये क्या करता है, रासायनिक क्रिया को बढ़ावा देता है ना। आगे देखते हैं। तो क्लोरोफिल जो ए है वो क्या है, इसका सूत्र क्या है, C55H22O5N4Mg, यानी कार्बन के कितने मॉलिक्यूल, 55, हाइड्रोजन के 72, ऑक्सीजन के 5, नाइट्रोजन के 4 और ये है मैग्नीशियम। समझ में आ गया। तो इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये काफी बड़ा है, देखिए ये तो होता ही होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं ये तो आपके जो है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आगे जो आपका प्रोटीन होता है और लिपिड वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये तो कंपोजिशन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मूलतः पाया जाता है, लेकिन किसी में नाइट्रोजन जुड़ जाता है, किसी में सल्फर जुड़ जाता है। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 55, 72, 54। कैसे, इस तरह से। ये याद करने का आपको फंडा है, आप इसको इजीली याद कर सकते हो। क्या, 55, 72, 54। तो यानी कि ये क्या हुआ, 55, 72 और 54, यानी कि 55 हो गए कार्बन के मॉलिक्यूल, 72 हो गए किसके,
हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, और आपके जो 5 हो गया वो ऑक्सीजन हो गया, 4 क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और इसमें एक मैग्नीशियम का भी अणु जुड़ा होता है। तो ये है आपका क्लोरोफिल ए। अब हम आ जाते हैं क्लोरोफिल बी में। देखिए इनके अपने अपने विशेष कार्य होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो क्लोरोफिल ए होते हैं, क्लोरोफिल बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्णक होते हैं। जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ाऊंगी, जब पूरा डिटेल से फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताऊंगी, तब मैं आपको उसमें बताऊंगी कि क्लोरोफिल की संरचना कैसी होती है, ये क्या कार्य करता है, और फोटोसिंथेसिस में इसकी क्या भूमिका होती है, तब हम वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, अभी आप इतना ही पढ़िए कि प्रकाश का अवशोषण करने का कार्य करते हैं क्लोरोफिल जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी क्या है, C55H70O6 and 4 एंड मैग्नीशियम यानी कार्बन की 55, हाइड्रोजन के 70, ऑक्सीजन के 6, नाइट्रोजन के 4 और मैग्नीशियम के 1 अणु होते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 55 70 64। कैसे, 55 70 64। ये आप लर्न कर लेंगे तो क्या होगा, आपको ये याद करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप इसको ऐसे याद करेंगे, C55H72O5 एंड 4, फिर अगला है C55H70, तो क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। 70 को आप 75 कर दोगे या 70 को 73 कर दोगे आप, तो ये आपको किसी तरह से भी गलत ना हो तो आप इस फॉर्मूला को याद करिए, ये 55 72 54 और 55 70 64। आप इसको इस तरह से याद करोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एग्जैक्ट आएंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं कि क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या होता है, या क्लोरोफिल ए में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते हैं, अपने नोट्स आप खुद से बना रहे हैं, तो आप इसके नोट्स बनाइए और इसको लिखिए और अपने तरीके से लिखिए। मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि ये इस तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से इसको लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने रूल्स फॉलो करिए। जिस तरह से आप अपनी नोट्स बनाते हैं, आप उस तरह से इसको फॉलो करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल सी, ये जो क्लोरोफिल सी है, इसका फॉर्मूला क्या है, C35H32O5 and 4 Mg। ये किस में पाया जाता है, बेसिलेरियोफाइसी शैवाल में। जो बेसिलेरियोफाइसी शैवाल होते हैं, ये उन शैवालों में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल सी किसके स्थान पर पाए जाते हैं, क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाए जाते हैं। किसके स्थान पर पाए जाते हैं, क्लोरोफिल बी के स्थान पर पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं हम किसमें, क्लोरोफिल डी में आ जाते हैं। क्लोरोफिल डी है C54H70O6 and 4 Mg। लगभग देखिए ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, लगभग ये मूल जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो सेम है। जैसे कार्बन तो सभी में है, हाइड्रोजन सभी में है, ऑक्सीजन सभी में है, नाइट्रोजन सभी में है, मैग्नीशियम भी सभी में है। हमको याद क्या करना है, अणुओं की संख्या याद करनी है। तो देखिए बस दो, किसी में 2 बढ़ गए हैं तो किसी में 2 कम हो गए हैं, तो किसी में कुछ मॉलिक्यूल बढ़ गए हैं, किसी में कुछ घट गए हैं। और मैग्नीशियम की जो संख्या है और जो नाइट्रोजन की संख्या है वो क्या है, बिल्कुल स्थिर है। जितने भी आपके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन सभी में 4 है और मैग्नीशियम सभी में 1 है। तो आपको लर्न क्या करना है, आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लर्न करने हैं। तो सबसे सरल तरीका तो मेरे हिसाब से यही है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही याद किया था, तो आपको इसलिए मैं बता देती हूँ कि ये याद करना क्या होता है, सरल होता है इस तरीके से। तो क्लोरोफिल जो सी है वो किसमें पाया जाता है, बेसिलेरियोफाइसी नामक वर्ग के शैवाल में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों, ये जो आपके 3 लास्ट में दिए हुए हैं, ये पूछे जा सकते हैं कि रोडोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उसमें किस प्रकार का क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वो बेसिलेरियोफाइसी में किस प्रकार का क्लोरोफिल, और ये नाम दे देंगे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी। तो आपको बताना है क्या, क्लोरोफिल डी। जो आपका मैंने बेसिलेरियोफाइसी बोला था, तो इसमें क्लोरोफिल डी नहीं, क्लोरोफिल सी है, सॉरी, क्लोरोफिल सी। ठीक, तो ये आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं किसमें, क्लोरोफिल ई में आ जाते हैं। ये जैंथोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ये तो सभी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ जो शैवाल होती हैं उनमें क्लोरोफिल ए तो सभी में ही पाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ शैवाल होती हैं उसमें क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। तो किनमें पाया जाता है, जो क्लोरोफिल सी होता है वो बेसिलेरियोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है। जो आपका क्लोरोफिल डी होता है वो रोडोफाइसी वर्ग के शैवालों में पाया जाता है, और जो आपका क्लोरोफिल ई होता है वो जैंथोफाइसी वर्ग के शैवाल में पाया जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आपके क्लोरोफिल के टाइप्स। ये आपको लिख लेना है, बहुत अच्छे से याद भी कर लेना है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लोरोफिल के वर्क देखेंगे। जो क्लोरोफिल का कार्य होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल का कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। क्लोरोफिल हो या क्लोरोप्लास्ट हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का सूत्र क्या होता है, ऐसा 6CO2
6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल? 6 मॉलिक्यूल, प्लस 6H2O, 6H2O, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए? 6, प्लस क्या बनता है आपका? C6H12O6, ये ग्लूकोज का अणु है। किसका अणु है? ग्लूकोज, और प्लस ऑक्सीजन मुक्त होती है 6O2, और 6 ऑक्सीजन के अणु मुक्त होते हैं। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो हरे पौधे होते हैं तो वो क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं? कंफ्यूज होते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की जो तुलना होती है वो श्वसन से कर देते हैं, लेकिन जो पौधे में श्वसन की क्रिया होती है वो वैसे ही होती है जैसे कि हम में होती है। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं वो भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। किसमें? श्वसन की क्रिया में। किसमें? रेस्पिरेशन में। लेकिन अगर यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल इधर लिए गए हैं, आपको दिख रहे हैं, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल आपके क्या हुए? निकले हैं, यानी कि 6 ऑक्सीजन के ये अणु बाहर निकलते हैं। बनता क्या है? ग्लूकोज, भोजन, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनता है ये? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी होती है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ाया था। जो लवक होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आवर्णी लवक होता है ल्यूकोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, और थर्ड क्या होता है? वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। तो मैं आपको क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, हरित लवक के बारे में आपको बता दी हूँ। अब हम क्या पढ़ेंगे? ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट में आइए देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, ये जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? आपके अवर्णी लवक, यानी कि रंगहीन होते हैं या सफेद होते हैं। इनको हम क्या बोल सकते हैं? रंगहीन या सफेद लवक जो होते हैं। ठीक, कहाँ शेप एंड साइज कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं, ये भी ऐसे है ना, रॉड शेप्ड होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। थोड़ा सा ये क्या कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं और चपटे होते हैं। ठीक, चपटे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं और बड़े आकार के पाए जाते हैं, और पादपों में ऐसी जगह पर पाए जाते हैं क्योंकि अवर्णी है ना, इसमें रंग नहीं होता, सफेद होते हैं। तो पादपों में ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता। जैसे कहां पे नहीं पड़ता? भूमिगत जो तने होते हैं, भूमि के अंदर तो सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, तो भूमिगत तने में जैसे आपका क्या आ गया? आलू आ गया, है ना, शकरकंद आ गया, तो वहां पे हरित लवक नहीं पाए जाते। क्या पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आवर्णी लवक पाए जाते हैं। और फिर उसके बाद आपका क्या हो गया? पोजीशन में आ जाते हैं। तो यही कहाँ पे कहाँ पे पाए जाते हैं? एक तो भूमिगत तलों में पाए जाते हैं, या भूमिगत जो जड़ें होती हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक, अब इसके टाइप्स कितने होते हैं? जो आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। क्यों, कैसे 3 प्रकार के कैसे होते हैं? ये अपने वर्ग के आधार पर होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है इनका काम क्या होता है? स्टोरेज करना होता है। ये स्टोर करते हैं, क्योंकि भोजन का निर्माण तो नहीं करते ये, है ना, इनमें क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट की जगह पर क्या होते हैं? ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ये जो होते हैं ये जो है भोजन को स्टोर करके रखते हैं, उनका स्टोरेज करते हैं। तो ये भोजन के स्टोर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है अमाइलोप्लास्ट। कौन सा होता है? अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च का संग्रह करता है, मंड का संग्रह करता है। किसका? मंड का संग्रह कौन करते हैं? अमाइलोप्लास्ट करते हैं, और बड़े आकार के होते हैं। ठीक है, बाकी मतलब जो 3 होते हैं, 3 जो टाइप्स होते हैं, उन 3 टाइप्स में ये सबसे बड़े होते हैं। जो अमाइलोप्लास्ट होते हैं ये सबसे बड़े आकार के होते हैं। मंड का संग्रह करते हैं, बड़े आकार का होते हैं। मंड को क्या कहते हैं? स्टार्च कहते हैं। और किन में पाए जाते हैं? ये भूमिगत तलों, जैसे कि आपका जो बीज वगैरह होते हैं, है ना, जैसे गेहूं हो गया, जिनमें जो बीज जिनमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, ऐसे बीज जिनमें स्टार्च उपस्थित होते हैं, जैसे कि गेहूं के बीज वगैरह हो गए, तो उनमें ये पाए जाते हैं अमाइलोप्लास्ट, है ना। आलू में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकरकंद में भी पाया जाता है। अमाइलोप्लास्ट के बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट शब्द से ही समझ में आ रहा है आपको। अमाइलोप्लास्ट में भी क्या होता है? शब्द से ही इसमें क्लियर हो रहा है, स्टार्च का संग्रह। ये जो आपका प्रोटीनोप्लास्ट होता है, शब्द से ही समझ में आ रहा है कि प्रोटीन का संग्रह करते हैं। किनका संग्रह करते हैं? प्रोटीन का संग्रह करते हैं।
लिखते चलिए मेरे साथ, बोलते भी चलिए। प्रोटीन का संग्रह कौन करता है? प्रोटीन का संग्रह करते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का एक पार्ट है और कहाँ पे पाया जाता है? ऐसे स्थानों पर जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का संग्रह करते हैं और बीजों में पाए जाते हैं। ठीक, आगे आते हैं। थर्ड है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट, ये जो इलियोप्लास्ट होता है कि ऑयल का स्टोरेज करते हैं। किसका? ऑयल का स्टोरेज करते हैं। किनका करते हैं? ऑयल का, तेल का। तो ये भी किन में पाए जाते हैं? ऐसे बीजों में पाए जाते हैं जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है ना, जैसे सरसों वगैरह हो गया। तो जिन बीजों से हमें तेल प्राप्त होता है, तो जो आपके इलियोप्लास्ट होते हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जो अवर्णीय लवक होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनमें हरित लवक नहीं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल, हरे रंग का जो वर्णक होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की अहम भूमिका निभाता है, वो नहीं पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं भूमिगत तलों में, ऐसे स्थानों में जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है। ल्यूकोप्लास्ट बड़े आकार के होते हैं और ये स्टार्च का संग्रह करते हैं, और संग्रह के गुण के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है अमाइलोप्लास्ट, दूसरा होता है प्रोटीनोप्लास्ट और तीसरा क्या होता है आपका? इलियोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट होता है वो स्टार्च का संग्रह करता है, जो इलियोप्लास्ट है वो किसका संग्रह करता है? वसा का या ऑयल का संग्रह करता है, और जो थर्ड है आपका प्रोटीनोप्लास्ट, वो प्रोटीन का संग्रह करता है। अब हम पढ़ेंगे क्या? कैरोटीनॉइड नहीं, अब हम क्या पढ़ेंगे? पहले मैंने आपको बताया था क्या ल्यूकोप्लास्ट है, अब हम क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट पढ़ चुके हैं, हम ल्यूकोप्लास्ट पढ़ चुके हैं, अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रोमोप्लास्ट। ये जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये रंगीन वर्णक होते हैं। कैसे वर्णक होते हैं? रंगीन वर्णक, रंग होते हैं, और ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पे पत्तियां क्या होती हैं, जहां पे जैसे कि क्या रंगीन क्या होते हैं? रंगीन पंखुड़ियां होती है ना, जो आपके पंखुड़ियां होते हैं, जो आपके पुष्प होते हैं, वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। कुछ पत्तियां भी क्या होती हैं? रंगीन होती हैं। तो ये ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं। जो आपके क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट नहीं, जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? पौधों के रंगीन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? वर्णीय लवक कहते हैं। ये क्या करते हैं? रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? इन सभी का साइंटिफिक रीजन होता है। रंगीन होने का वजह क्या होते हैं? जो आपके फूल होते हैं, जो आपके पुष्प होते हैं, वो रंगीन इसलिए होते हैं जिससे कि ये कीटों को आकर्षित कर सके। किस लिए? कीटों को आकर्षित कर सके, और इनके जो परागण है वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प में जा सके, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो सके, जिससे कि नए बीज का निर्माण हो और नए पादपों का निर्माण हो सके। तो चलिए देखते हैं आगे। क्रोमोप्लास्ट हो गया आपका। अब हम पढ़ेंगे क्या? कैरोटीनॉइड्स। ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये जो आपका मैंने आपको बताया था हरित लवक में आपको एक थैलेकोइड संरचना बताई थी। तो थैलेकोइड संरचना के अंदर ही आपको क्लोरोफिल बताया था। तो क्लोरोफिल के बारे में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, उनके टाइप्स में बता चुकी हूँ। उन्हीं में क्या पाए जाते हैं? कि कैरोटीनॉइड्स के कण भी पाए जाते हैं, जो कि येलो एंड ग्रीन कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं? येलो एंड ग्रीन कलर के होते हैं। ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, ये भी 2 होते हैं। एक तो होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल। ठीक, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है कैरोटीन और दूसरा क्या होता है? ज़ैंथोफिल। मैंने आपको पायरिनॉइड्स भी बताया था केमिकल स्ट्रक्चर में, कि केमिकल स्ट्रक्चर में हरित लवक का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। जो पायरिनॉइड्स के कण होते हैं कि प्रोटीन की बने होते हैं, सभी में नहीं होते हैं, कुछ ही पौधों में होते हैं, जैसे कि हरी शैवालें जो होती हैं उन्हीं में पाए जाते हैं। और ये जो पायरिनॉइड्स के कण होते हैं, इनके प्रोटीन का संग्रह करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन के संग्रह का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैं आपको बता चुकी, क्रोमोप्लास्ट आपको बता दिया, कलर, पोजीशन एंड इसका वर्ग क्या होता है, ये भी आपका क्लियर हो चुका है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। प्लास्टिक आज हमने खत्म कर लिए हैं, और मैं आपको इसके बाद 1 और 2 वीडियो और दूंगी इसका कोशिका से संबंधित। उसके बाद इस टॉपिक को हम यहाँ पे रोक के जो आपके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगी। एक वीडियो ऐसा बनाने वाली हूँ जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, और शॉर्ट क्वेश्चंस जिनको हम 1 लाइनर कहते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। इस वीडियो के बाद एक वीडियो आपको मैं और देने वाली हूँ। उस वीडियो में हम जहां तक के ऑर्गेन्स पढ़ा चुके हैं, उन ऑर्गेन्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको क्या बताऊंगी, वो सारे टॉपिक, अब वो आपके सारे पॉइंट्स दे दूंगी, जैसे कि आप साथ में याद करते चले, है ना। क्योंकि जो आपका कोशिका का जो चैप्टर है, वो कोशिका का चैप्टर थोड़ा बड़ा है। आप अगर सोचे कि 1 वीडियो 2 वीडियो
वीडियो में क्लियर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम 8 से 10 वीडियो इसमें बन जाएंगे। तो 8 से 10 वीडियो के बाद जब मैं पता चला कि मैंने आपको पहले वीडियो में कोशिका की खोज और कोशिका के प्रकार वगैरह पढ़ाए हैं, पता चला 10वें वीडियो में सबसे आखिरी का टॉपिक पढ़ाऊंगी डीएनए आरएनए जो होता है, तो तब तक में ये जो 10 वीडियो है इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या करेंगे, अगर आप इनको अगर रिवीजन करते जा रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं करेंगे तो आप इसको क्या करते जाओगे, भूलते चले जाओगे। तो ये नहीं करना है आपको, इसलिए मैं इन 10 वीडियो के बीच में ब्रेक करूंगी एक वीडियो और आपको पिछले वीडियो से संबंधित सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, जिससे कि आपका एक रिवीजन हो जाए और आप इसको अच्छे से याद कर लो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे के जो ऑर्गन्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू।